नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है समानता। तो दोस्तों, समानता के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए गए थे। अगर आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देख लेते हैं तो सेकेंड पार्ट की वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समझने वाले हैं प्राकृतिक समानता और सामाजिक समानता में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे समाजवाद की, समाजवाद का अर्थ क्या होता है और समानता को लेकर इन जो समाजवादी जो दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनके क्या दृष्टिकोण है। उसके बाद हम बात करेंगे उदारवाद, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नारीवाद के बारे में, नारीवाद होता क्या है और नारीवाद का क्या महत्व है, ठीक है। और आखिर में हम समझेंगे समानता को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि जो समाज में जो भेदभाव है, असमानताएं हैं, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, समानता को बढ़ावा देने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता में अंतर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक असमानता की अगर बात करें तो ये जन्म संबंधित होते हैं, यानी कि प्राकृतिक असमानता जो है वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है ना। और इसमें क्या होता है कि भाई इसको आप सुधार नहीं सकते हो, उसमें कोई सुधार नहीं ला सकते हो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो ब्लैक है, काला है, और एक गोरा व्यक्ति है, ठीक है। अब इन दोनों में जो असमानता है, क्योंकि एक काला है और एक गोरा है, तो ये प्रकृति ने ऐसा बनावट दिया, या किसी का शारीरिक बनावट हो सकता है, कोई ज़्यादा हाइट का हो सकता है, कोई कम हाइट का हो सकता है ना। तो ये प्रकृति ने बनाया है ऐसा उनको, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये प्राकृतिक असमानता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम सब सामाजिक असमानता की बात करते हैं तो ये जन्म संबंधित नहीं होता है। ये असमानता जो है वो समाज द्वारा खुद बनाए जाते हैं। समाज ये असमानता को खुद बढ़ावा देता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर रंग के आधार पर भेदभाव होता है, या जाति के आधार पर भेदभाव होता है, वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है, तो इस असमानता को हमने खुद बनाया है कि भाई एक काला व्यक्ति है और एक गोरा व्यक्ति है, अगर उन दोनों के बीच में भेदभाव हो रहा है, गोरा व्यक्ति काले के साथ भेदभाव कर रहा है, या फिर ऊंची जाति का व्यक्ति है जो कि निम्न जाति के व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है, तो ये असमानताएं हमने बनाया है, समाज ने बनाया है, सामाजिक असमानता होगी, ठीक है। तो प्राकृतिक असमानता जो है वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सामाजिक असमानता हम समाज में खुद ये असमानताएं उत्पन्न करते हैं, है ना। और जो प्राकृतिक असमानता है उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सामाजिक असमानता में हम बदलाव कर सकते हैं, इसमें सुधार हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं समाजवाद की, ठीक है। समाजवाद होता है क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है, यूँ कह ले आप। और जैसे कि आप रशिया जैसे देश की बात करते हैं या फिर आप चाइना जैसे देश की बात करते हैं, तो वो समाजवादी विचारधारा को ही मानने वाले देश है। और समाजवादी विचारधारा में क्या होता है कि जितने भी देश के संसाधन होते हैं, जो भी देश समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, वो क्या करते हैं, अपने देश के संसाधन जो भी है, उनके देश के संसाधन, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कि कृषि है, उद्योग है, शिक्षा व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों पे मेन जो चीज़ें हैं ना, उस पर सरकार अपना नियंत्रण जमा के रखती है और लोगों के भलाई के लिए बात करती है। जो अमीरी और गरीबी के बीच का जो खाई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, यही है समाजवाद। अमीरी और गरीबी की खाई का खात्मा करना ही समाजवाद है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जो एक नेता है, प्रमुख लीडर आप कह सकते हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे, जिसमें से राम मनोहर लोहिया का नाम आता है, ठीक है। अब राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, 5 प्रकार की असमानताओं का वर्णन इन्होंने किया था। सबसे पहले असमानता में इन्होंने स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानता है उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा चमड़ी के रंग के आधार पर जो असमानता होता है, यानी कि जो गोरे और काले लोगों के बीच में जो असमानताएं पाई जाती है उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा जातिगत असमानता का भी वर्णन करते हैं कि भाई जाति के आधार पे आपको पता है भारत में कितना ज़्यादा जाति के आधार पे आज भी आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो आपको जातिगत भेदभाव देखने को
मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ देशों को अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन, ये भी क्या है, असमानता को ही बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं। कुछ देश क्या करते हैं, जो पावरफुल देश है वो क्या करते हैं, दूसरे देशों को गुलाम बना लेते हैं और उपनिवेश बना लेते हैं, है ना। इसके अलावा लास्ट है, पांचवा है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता आपको पता है कि भाई आय के आधार पे बहुत ही ज़्यादा आपको भेदभाव देखने को मिल जाएगा। अमीरी और गरीबी का जो खाई है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये समाजवाद है, और समाजवाद के जो भारत में समाजवाद के जो समर्थक थे वो राम मनोहर लोहिया प्रमुख माने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समाजवाद भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं उदारवाद की। उदारवाद होता है क्या है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अमेरिका जैसे देशों की बात करते हैं या फिर यूरोप के बहुत सारे जो देश है वो सब उदारवादी विचारधारा को मानते हैं। इसमें क्या होता है, इस विचारधारा में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर सकते हैं, आप उद्योगों की बात कर सकते हैं, है ना, इसके आप स्वास्थ्य व्यवस्था की आप बात कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे, इन सभी क्षेत्र पे किसका नियंत्रण होगा, निजी लोगों का नियंत्रण होगा। कोई व्यक्तिगत व्यक्ति होगा, मतलब कोई व्यक्तिगत जो लोग हैं उन्हीं का नियंत्रण अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। इसके अलावा उदारवाद में क्या होता है कि बाजार जो है ना, मार्केट में ना, सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है बाजार में, अर्थव्यवस्था में सरकार का। और ज़्यादातर उदारवादी विचारधारा को मानने वाले देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलता है, यानी कि ये लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। ये है उदारवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको उदारवाद का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब आप अगर समाजवाद और उदारवाद की तुलना करें तो दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जैसे कि समाजवाद में ज़्यादातर आप लोकतांत्रिक देश नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रसिया जैसे देश है या फिर चाइना जैसे देश है, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोप के देशों की बात करें जो कि उदारवादी विचारधारा को मानते हैं, या आप अमेरिका की बात करिए, तो ये सब क्या है, लोकतांत्रिक देश है, यानी कि उदारवाद विचारधारा में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं नारीवाद की। तो नारीवाद स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला एक सिद्धांत है। ठीक है, वे स्त्री और पुरुष नारीवादी माने जाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार की असमानताएं नहीं होनी चाहिए, और जो भी असमानताएं हैं ना स्त्री और पुरुष के बीच में, उसको हमें क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा समाज है वो पितृ प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुषों का दबदबा है और बहुत सारी चीज़ों में महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारे घर में भाई महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जो लड़कियां हैं उनको स्कूल भेजना नहीं चाहते, जो भेजते भी है तो 12th पास आउट करवा दिया, उसके बाद बोल दिया कि भाई आप घर का काम करो, शादी करवा दिया, 18 साल उम्र हो गई और 18 साल के बाद उनकी शादी करवा दी। अभी भी आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो बाल विवाह की जो प्रथा है आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई 14-15 साल की लड़कियाँ हैं और उनकी शादी करवा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन नारीवाद ये चाहते हैं कि ये जो असमानता है स्त्री और पुरुष के बीच में हो रहा है ना, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या फिर और दूसरी चीज़ों को लेकर हो, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, ये है नारीवाद। तो हम बात करते हैं कि हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जो भी असमानताएं हैं उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो 2 पॉइंट दिए गए हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा, और लास्ट में एंड में ये बता रखा है। ठीक है, तो इसमें तो पहला पॉइंट आप बता सकते हैं, निषेध तथा विशेषाधिकार जो दिया गया है कुछ वर्ग को, उसको हमें क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पुराने समय में जब जाति व्यवस्था भारत में प्रचलित थी तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि नीची जाति के लिए निषेध कर दिया गया था। जैसे कि आपको पता होगा वेदों का अध्ययन करना है या कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ना है तो सिर्फ ब्राह्मण या ऊंची जाति के जो लोग थे ना वही कर सकते थे। ठीक है, या फिर राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग जो थे, योद्धा वर्ग जो था ना, वही राजा बन सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना है। जो भी विशेष अधिकार हमने कुछ विशेष वर्ग या विशेष जाति के लोगों को हमने जो विशेष अधिकार जो हमने दिया है उसे हमने क्या कर देना है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद है विभेदकर बर्ताव द्वारा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रख सकते हैं, या फिर आप कुछ लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही प्राचीन काल से ही जो नीच जाति के जो लोग हैं उनको दबाया चला आ रहे हैं लोग, या फिर उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अंबेडकर जी के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने दलित लोगों के अधिकारों के लिए कितना कुछ संघर्ष किया था। तो आपको पता है कि यार नीच जाति के लोगों के साथ, जैसे कि एससी या एसटी जो लोग हैं, एससी है, उनके साथ काफ़ी पुराने समय से भेदभाव होता आ रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपको पता
पता होगा, आरक्षण दिया गया है SC और ST जो है उनको कई सरकारी जो भी नौकरियां है या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है उसमें भी उनको छूट दी जाती है। इसे ये क्या है, एक तरीके से विभेदकर बर्ताव हम इसको कह सकते हैं। या इसके अलावा आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि किसी ऊंचे जगह पे पुल पे चढ़ना है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि विकलांगों के लिए वो प्लेन प्लस्तर बनाया जाता है ताकि उनके जो पहिएदार जो वाहन है उस पर आसानी से चल सके। तो ये सब चीज़ें किसके लिए किए जाते हैं, मतलब विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल यहाँ पे रखा जाता है ताकि समानता को बढ़ावा दिया जाए और कहीं विकलांग को ऐसा प्रतीत ना हो कि भाई वो दूसरे लोगों से अलग है, उसको असमानता की भावना उसके मन में उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं जिससे कि हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो समानता वाला जो चैप्टर है वो आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आपको जितने भी टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए हैं। अब इस चैप्टर के ऊपर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो भी अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उस सभी क्वेश्चन उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उस वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।